हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रीतिकाल से संबंधित 50 एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी अपनी तैयारी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, वो जो है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज मैं कितना सही कर पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। क्या माना है? संवत 1900 तक है, संवत 1350 से 1700 है, संवत 1050 से 1375 है, और संवत 1700 से 1900 ईस्वी है। तो बताइए क्या माने हैं रीतिकाल का समय? रीतिकाल का समय क्या माने हैं? तो रीतिकाल का समय ना, लास्ट ऑप्शन, हाँ यही तो माने है ना। ठीक, एक मिनट में। ठीक, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में विभाजित किया है, जिसमें रीतिकाल की समय अवधि 1700 संवत 1700 से 1900 ईस्वी निर्धारित की है। सॉरी, ईस्वी बोलती हूँ, संवत की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया है? अलंकृत, विश्वनाथ प्रसाद ने, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल ना, अलंकृत काल। तो अलंकार, जो अलंकार है यानी आभूषण, आभूषण जो है किसको पहनाते हैं? ऐसा करके ऐसे ट्रिक आप देख सकते हो। तो जो है ना ये, तो विश्वनाथ, मैं विश्वनाथ लगा रही हूँ। रमाशंकर और विश्वनाथ दोनों में कंफ्यूज हो रही है, तो देखती हूँ मैं विश्वनाथ सही है कि गलत है। अच्छा, मेरा गलत है, तो सॉरी सॉरी सॉरी। अलंकृत काल ना मिश्र बंधु विनोद ने ही संज्ञा दी है, ये मैं भूल गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कवि रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आता है? रीति सिद्ध, पद्माकर है, बिहारी है ना? पद्माकर, बिहारी, घनानंद, केशवदास। बताइए। रीति सिद्ध, तो रीति सिद्ध ना, तो रीति सिद्ध जो है बिहारी ही आएंगे। ठीक है, बिहारी ने रीति के लक्षण नहीं लिखे, लेकिन उनकी रचनाओं में रीति की पूरी जानकारी स्वतः सिद्ध हो जाती है, इसलिए वे रीति सिद्ध कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? भूषण को, मतीराम को, भूषण, मतीराम, सेनापति, केशवदास। तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को बोलते हैं। ठीक है, उनकी भाषा की क्लिष्टता एवं पांडित्य प्रदर्शन के कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीतिकाल के किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग और कर चुके हैं कुछ दिन पहले। अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैं रीतिकाल से भी संबंधित लेके आई थी शायद से। तो साक्षात रस मूर्ति जो है घनानंद को कहे जाते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने घनानंद के प्रेम के पीर और भाषा के अभिव्यंजन के कारण इन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भूषण किस रस के प्रधान कवि माने जाते हैं? भूषण हास्य रस, श्रृंगार, वीर, करुण। तो भूषण जो है ना, ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता थी, लेकिन भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का वर्णन कर वीर रस को प्रतिष्ठित किया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं, रीति मुक्त कवि इनमें से कौन नहीं है बोल रहे हैं? नहीं है बोल रहे हैं ना, बोधा है, आलम, पद्माकर, ठाकुर। तो रीति मुक्त बोल रहे हैं, तो रीति मुक्त पद्माकर ही नहीं है। पद्माकर रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं, जबकि अन्य विकल्प रीति मुक्त स्वच्छंद यानी काव्यधारा के कवि थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहारी सस्सई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सस्सई बहुत बार पूछे गए, 1000 है, 713 है, 700, 500। तो कहीं कहीं 713 देते हैं, कहीं कहीं 719 देते हैं, तो ये 713 ही सही है। कुछ विद्वान देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रमाणित रूप से बिहारी सस्सई में 713 दोहे माने जाते हैं, हालांकि कुछ विद्वान इन्हें 719 भी मानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, रीति काल की मुख्य भाषा कौन सी थी? अवधी थी, मैथिली थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी? बताइए, रीति काल की मुख्य भाषा। अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी। तो रीति काल की जो भाषा है वो कौन सी है? रीति काल में मेरे ख्याल से ब्रज भाषा ही आएंगे। हाँ, रीति काल में काव्य की प्रधानता ब्रज भाषा में ब्रज रही, क्योंकि यह श्रृंगार कोमल भावनाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। नेक्स्ट, रीति काल का वह कवि जो अपनी प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? देव है, प्रकृति चित्रण ना, देव है, सेनापति है, बिहारी है, मतीराम है। तो प्रकृति चित्रण किसने सबसे अधिक किया है? देव, सेनापति, बिहारी और मतीराम प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रकृति चित्रण के लिए मेरे ख्याल से इसका आंसर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। प्रकृति चित्र, चलिए देखते हैं, कोई सभी तो लेने ही पड़ेंगे मुझे, तभी आगे बढ़ पाऊंगी मैं। तो प्रकृति चित्रण के लिए आप कमेंट कीजिए आप लोग कि कौन सी कवि आएंगे प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कवि। तो मैं जो है ना, मैं प्रकृति चित्रण के लिए बिहारी या सेनापति को लेकर देखती हूँ। हाँ, कवित रत्नाकर में ऋतु वर्णन और प्रकृति चित्रण बहुत सूक्ष्मता के साथ किया है सेनापति। तो प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति याद कर लेना, सेनापति। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य केशव दास जी का नहीं है? रामचंद्रिका है, भाव विलास है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया। तो रामचंद्रिका भी है, कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी है, लेकिन भाव विलास जो है नहीं है, तो यही आ जाएंगे, केशव दास जी की नहीं है, देव की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषता क्या थी? राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा थी, शास्त्रीय नियमों का पालन था, केवल वीर रस का वर्णन और आत्म प्रधान और व्यक्तिगत था? क्या था? राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण तो रीति काल के सभी कवियों ने किए हैं, तो ये तो नहीं होंगे। प्रमुख विशेषता रीति मुक्त बोल रहे हैं ना, तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों कवियों ने ही अतिशयोक्ति प्रशंसा की है। तो शास्त्रीय नियमों का पालन ये इन्होंने तो नहीं किए हैं, और केवल वीर रस का वर्णन ये भी नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। तो आत्म प्रधान और व्यक्तिगत मेरे ख्याल से हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या आते हैं। अच्छा, यही आए हैं, ठीक है। आत्म प्रधान और व्यक्तिगत, रीति मुक्त कवि शास्त्रीय बंधनों को त्याग कर अपने निजी अनुभूतियों और हृदय के आवेगों को व्यक्त करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में वीर काव्य की परंपरा को रीति काल को किसने आगे बढ़ाया है? हिंदी साहित्य में वीर काव्य परंपरा को रीति काल में किसने आगे बढ़ाया है?
बिहारी ने, देव ने, पद्माकर ने, भूषण ने। हिंदी साहित्य में वीर काव्य की परंपरा को रीति काल में किसने आगे बढ़ाया है? तो भूषण को वीर रस के कवि माने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से भूषण ही होंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, सही है। वीर रस दोषपूर्ण कविताएं लिखकर राष्ट्रीय भावना जगाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? किसे माना है? चिंतामणि को, बिहारी को, मिश्र बंधु को, केशवदास को। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो ना रीति काल के प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माने हैं। शुक्ल जी ने अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? रतन था, शुभान था, शेख रंगरेजिन था, सुजान था। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम तो सुजान था, सुजान। ठीक है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, जिनका राम उनके काव्य में बार बार आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु कुलपति मिश्र, चिंतामणि, श्रीपति, देव। कवि कुल कल्पतरु, तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि। चिंतामणि देख लेते हैं। ये चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ है, जिसमें काव्य के विभिन्न अंगों का विवेचन किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थी? अकबर, छत्रसाल, शिवाजी, जयसिंह। तो बिहारी जो है जयसिंह के दरबार में थी ना। ठीक, आश्रम में रहती थी। नेक्स्ट। ललित ललाम के रचयिता? ललित ललाम भूषण, देव, मतीराम, पद्माकर। ललित ललाम, तो ललित ललाम ना मतीराम की है। ठीक, मतीराम की है। प्रसिद्ध अलंकार निरूपक ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? श्रृंगार, अब ये श्रृंगार जो है विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। ठीक, मैं अलंकृत उसमें कंफ्यूज हो गई थी, इसी वजह से अलंकृत काल को मैं जो विश्वनाथ प्रसाद ऐसा बोलती थी, तो श्रृंगार आएंगे तो विश्वनाथ। ठीक, और अलंकरण बंधु ऐसा करके याद कर लेंगे। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए इसे श्रृंगार काल नाम देना उचित समझा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इश्कनामा किसकी रचना है? आलम, बोधा, घनानंद, ठाकुर। इश्कनामा, तो इश्कनामा नो मेरे ख्याल से बोधा की रचना है। देखें, चलिए देख लेते हैं। हाँ, इश्कनामा नीति मुक्त कवि बोधा की प्रसिद्ध वीरा प्रधान रचना है। ठीक, नेक्स्ट। रीतिकाल की किस कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? रीतिकाल की किस कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? बिहारी ने, पद्माकर ने, मतीराम ने, देव ने। तो लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की है। किसने नहीं की है लक्षण ग्रंथों की रचना? तो लक्षण ग्रंथों की रचना तो सिर्फ बिहारी ने नहीं की है ना। हाँ, काव्य की रचना की है, ग्रंथों की रचना नहीं की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रीतिकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा था? बैरवी, सवैया, कवि, चौपाई, रोला। तो मेरे ख्याल से सर्वाधिक लोकप्रिय छंद ना सवैया और कवि होंगे। देखिए, चलिए देख लेते हैं। सही है। कवियों ने अपनी भावनाओं और कलात्मकता को व्यक्त करने के लिए सवैया और कवि रीतिकाल के कवियों ने अपनी भावनाओं और कलात्मकता को व्यक्त करने के लिए सवैया और कवि का भरपूर प्रयोग किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रतनाल। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? देव की है। देव की है, बहुत बार पूछे गए हैं ना। मोस्ट आईएमपी है फ्रेंड, मोस्ट आईएमपी। ठीक, बहुत बार पूछे हैं। तो देव है, बिहारी है, मतीराम है, रसलीन है। तो किसकी है बताइए? अमी हलाहल मत भरे। तो अमी हलाहल मत भरे, तो मेरे ख्याल से ये रसलीन।
रसलीन की। ये दोहा रसलीन का है, जिसे अक्सर भ्रमवश बिहारी का मान लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिवा बावनी की रचना काल है पद्माकर, लाल कवि भूषण सुदन। तो शिवा बावनी जो है भूषण की रचना है। ठीक है, जिसमें 52 कवित लिखे हैं, 52 कवित लिखे हैं, प्रशंसा में 52 कवित लिखे हैं। नेक्स्ट, रीतिकाल के किस कवि ने अपना नाम रतन रखा था? रतन रखा था ना, अपना नाम रतन रखा था। तो राजकुमार पृथ्वी सिंह ने, देव ने, पद्माकर ने, बिहारी ने। तो क्या आ जाएंगे? रीतिकाल के किस कवि ने अपना नाम रतन रखा था? रतन। बिहारी ने तो नहीं लिखा, इतना तो पता है। पद्माकर, देव और राजकुमार पृथ्वी सिंह, तो मुझे पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं ना, किसी को तो आंसर टिक करना है, तो मैं जो है पद्माकर में चली जाती हूँ। देखते हैं, पद्माकर नहीं है, राजकुमार पृथ्वी सिंह, रसनिधि। अच्छा, पृथ्वी सिंह है वो। रसनिधि उपनाम से कविता लिखते थे, जिसका वास्तविक नाम रतन से जुड़ा था। रसरीन वास्तविक नाम। ये बहुत अच्छे हैं। ये रसनिधि उपनाम से ना, रसनिधि उपनाम से कविता लिखते थे। दो गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं, घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद। तो अकबर थे, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला और औरंगजेब। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ही थे, है ना। दरबार में मीर मुंशी की बात करते हैं। नेक्स्ट, छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? सूदन है, सूदन, लाल कवि, जोधराज भूषण। तो छत्र प्रकाश ना, मेरे ख्याल से लाल कवि होंगे। हाँ, ठीक है। लाल कवि ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन करने के लिए छत्र प्रकाश नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीतिकाल के पतन का मुख्य कारण क्या था? अत्यधिक विलासिता और चमत्कार प्रियता, भक्ति भावना का बढ़ना, ब्रजभाषा का कठिन प्रयोग, मुगल साम्राज्य का उदय। तो ये जो अत्यधिक विलासिता और चमत्कार प्रियता ही होंगे। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, जगत विनोद किस रचना रस का प्रधान ग्रंथ है? जगत विनोद। तो वीर रस का है, शांत है, श्रृंगार है कि विभत्स है? तो जगत विनोद ना, मेरे ख्याल से श्रृंगार होंगे। चलिए देख लेते हैं, जगत विनोद। जगत वीर होंगे या श्रृंगार होंगे, क्या होंगे? देख लेते हैं, श्रृंगार। श्रृंगार है। पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद श्रृंगार रस का अत्यधिक सरल और व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहारी के दोहों पर आर्य सप्तशती का प्रभाव माना जाता है। ये किस भाषा की रचना थी? आर्य सप्तशती का प्रभाव माना जाता है ना, तो ये किस भाषा की रचना थी? तो आर्य सप्तशती ना, मेरे ख्याल से संस्कृत, संस्कृत या पाली, पता नहीं, प्राकृत, अपभ्रंश। तो मैं संस्कृत लेती हूँ, संस्कृत में चलती हूँ, पता नहीं, देखते हैं। सही है, गोवर्धन आचार्य की आर्य सप्तशती संस्कृत की रचना है, जिससे बिहारी ने प्रेरणा लिखी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कवि प्रिया का मुख्य विषय क्या है? अलंकार निरूपण है, रस विवेचन है, राम कथा है, छंद शास्त्र है? तो कवि प्रिया, तो ये अलंकार निरूपक होंगे या रस विवेचन, दोनों में से एक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। कवि, कवि प्रिया, कवि प्रिया ना, चलिए देखते हैं।
रस विवेचन गलत है, अलंकार आएंगे ना। केशवदास ने कवि प्रिया की रचना कवियों को अलंकार की शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। 3 गलत हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीतिकाल के किस कवि को हिंदी का क्लासिकल कवि कहा जाता है? बिहारी को, मिश्रबंधु को, केशवदास को, पद्माकर को। क्लासिकल तो मेरे ख्याल से केशवदास ही होंगे। नहीं, गलत। संज्ञा नहीं दी जा सकती, तो बिहारी की कलात्मकता, संक्षिप्तता और मानक भाषा के प्रयोग के कारण उन्हें क्लासिकल कवि माना जाता है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किसकी है? लोग है लागी, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। लोग है लागी कवित बनावत, तो ठाकुर है, घनानंद है, बोधा है, आलम। लोग है लागी कवित बनावत, तो ये मेरे ख्याल से ना घनानंद की होंगे। घनानंद या बोधा। चलिए देखते हैं, घनानंद में डाल देती हूँ। घनानंद ने यह कहकर रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य की विशेषता बताई है कि उसका काव्य बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं? तो छंदों का अजायब घर तो रामचंद्र का ही है। ठीक है, शीघ्र परिवर्तन है। इसमें छंदों की इतनी अधिक विविधता और शीघ्र परिवर्तन है कि उनकी आलोचना में छंदों का अजायब घर कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीति काल का कौन सा कवि देश का प्रतिद्वंदी माना जाता है? सॉरी, देव का ना। रीति काल का कौन सा कवि देव का प्रतिद्वंदी माना जाता है? मिर्जा राजा, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो देव का प्रतिद्वंदी तो मेरे ख्याल से भूषण हो सकते हैं। मिर्जा राजा तो नाम कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो बिहारी कर देते हैं, देखते हैं। हाँ, हिंदी आलोचना में देव बिहारी की विवाद बहुत, इसलिए दोनों की तुलना की गई है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा करने वाले कवि, ये तो सबको ही पता ही होंगे, भूषण ही है। ठीक, भूषण ने औरंगजेब के विरुद्ध वीरता दिखाने वाले इन दोनों महानायकों पर काव्य लिखा है। रस रहस्य किसकी प्रसिद्ध रचना है? श्रीपति, चिंतामणि, देव, कुलपति मिश्र। रस रहस्य, तो रस रहस्य जो है मेरे ख्याल से कुलपति मिश्र। देखते हैं, चिंतामणि तो नहीं होंगे, कुलपति। चलो मैं देव में लगा लेती हूँ, देखते हैं। देव नहीं, गलत है। कुलपति मिश्र ने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस रहस्य की रचना की, तो कुलपति मिश्र ही आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीति सिद्ध कवियों की मुख्य विशेषता क्या है? लक्षणों का सविस्तार वर्णन, बिना लक्षण दिए लक्षणों का प्रयोग, भक्ति भावना की प्रधानता, काव्य शास्त्र के नियमों का उल्लंघन। तो सिद्ध, रीति सिद्ध है ना, रीतिबद्ध तो नहीं, रीति सिद्ध। तो काव्य शास्त्र के नियमों का उल्लंघन नहीं किए हैं, बिना लक्षण दिए लक्षणों का प्रयोग, ये हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यही है। रचना करते समय रीति नियमों का पूरा ध्यान रखा गया है। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर है, पद्माकर है, पंडित जगन्नाथ है, भारतेंदु की है। किसकी है गंगा लहरी? गंगा लहरी, गंगा लहरी ना पद्माकर की भी है। देखते हैं, मैं पद्माकर में ही डाल देती हूँ। ठीक, जीवन के अंतिम समय में पद्माकर ने गंगा तट पर रह के गंगा लहरी की रचना की थी, क्योंकि पद्माकर को शायद से कोढ़ हो जाते हैं ना, कोढ़ ऐसे अंत समय में, तो वहां पे रहकर वो गंगा लहरी की रचना करते हैं। और तो
थोड़ी दिनों में इसका रोग जो है ठीक हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा मैं पढ़ी हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा, चित्रकूट, ओरछा में, चित्रकूट में, बसवा, गोविंदपुर, ग्वालियर में कि इटावा में? तो बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? फेमस है ना। बिहारी का जन्म जो है, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। वर्षा की इटावा, गोविंदपुर, ग्वालियर, ओरछा, ओरछा गलत है, ग्वालियर है। आसपास वर्षा गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हुआ, मेरा 6 से गलत हो गया। चलिए अभी देखते हैं। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी किस संस्कृत ग्रंथ से प्रेरित मानी जाती है? काव्य प्रकाश, चंद्रलोक, रामायण, कामसूत्र, महाभारत। तो ये तो संस्कृत में जो दिए हैं वही होंगे, काव्य प्रकाश, है ना। जयदेव, रीतिकालीन कवियों ने मुख्यतः मम्मट के काव्य प्रकाश और जयदेव की चंद्रलोक का अनुसरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रीति शब्द का अर्थ इस काल के संदर्भ में क्या है? काव्य निरूपण की शैली, सामाजिक रिवाज, पूजा की विधि, केवल अलंकार। तो ये काव्य निरूपण की शैली है। यहाँ रीति का अर्थ परंपरा या मार्ग है जिसमें रस, अलंकार, छंद आदि अंगों का निरूपण किया जाता था। नेक्स्ट, देव की कौन सी रचना विलास और भोग पर आधारित है? कौन सी रचना है? सुख सागर तरंग है, जाति विलास है, भाव है, तो प्रेम चंद्रिका। रचना विलास और भोग पर आधारित है, तो जाति विलास तो नहीं होंगे, प्रेम चंद्रिका भी नहीं होंगे, भाव विलास तो सुख सागर तरंग ही हो सकते हैं मेरे ख्याल से। देख लेते हैं, ये गलत है। भाव विलास देव की प्रथम रचना है जो रस और नायक नायिका भेद पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किसकी है? तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रति रंग किसकी है? केशवदास की है, घनानंद की है, मिश्र बंधु की है, बिहारी की है? तो मेरे ख्याल से ना ये जो है मिश्र बंधु की नहीं, बिहारी, केशवदास। तो मैं घनानंद में चलती हूँ, पता नहीं, देख लेते हैं। घनानंद गलत है, बिहारी आ जाएंगे। यह दोहा बिहारी की है जिसमें कला और प्रेम में डूबते को महत्व को बताया। 8 गलत हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिवराज भूषण में कुल कितने अलंकारों का विवेचन है? 105, 50, 100, 120। तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का विवेचन है? तो शिवराज भूषण में एक ख्याल से 100 या 105 है। चलिए 105 में चलते हैं, प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रीतिकाल की किस कवि को साक्षात श्रृंगार का अवतार कहा जाता है? देव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर। श्रृंगार का अवतार कहा जाता है, श्रृंगार का अवतार। श्रृंगार तो मेरे ख्याल से चलिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है, देखते हैं क्या होंगे। श्रृंगार का अवतार जो है मेरे ख्याल से श्रृंगार। तो मैं श्रृंगार का अवतार बिहारी में चलती हूँ। बिहारी सस्य श्रृंगार का सर्वोत्तम उदाहरण इसलिए से यह उपमा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीति काल में नीति काव्य लिखने के लिए कौन सा काव्य प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? नीति काव्य ना, भूषण है, घनानंद है, गिरधर कवि राय है। तो जो नीति काव्य है ना वो मेरे ख्याल से गिरधर कवि राय है। नीति काव्य देख लेते हैं, सही है।
कुंडलियों के माध्यम से लोक जीवन के व्यवहारिक नीति का वर्णन किया है। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 ही बचे हैं मेरा। घनानंद की भाषा कैसी है? परिष्कृत और लच्छेदार ब्रज भाषा, अरबी फारसी मिश्रित, ग्रामीण अवधि, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। परिष्कृत और लच्छेदार, अरबी फारसी मिश्रित, ग्रामीण अवधि। तो घनानंद की भाषा ना मेरे ख्याल से ब्रज भाषा ही होंगे, लच्छेदार। चलो देखते हैं, यही हो। एक नई शक्ति दी और उसकी लाक्षणिकता का अद्भुत प्रयोग किया है। नेक्स्ट, रीतिकाल के अंत के कौन सा काल शुरू होता है? तो आधुनिक काल ही तो आएंगे। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है, इनमें से कौन सा श्रृंगार वीर दोनों रसों का कवि है? श्रृंगार और वीर, तो भूषण ही तो होंगे वीर के, है ना? नहीं, गलत है यहाँ पे, पद्माकर। अच्छा, तो वीर के भूषण है, लेकिन श्रृंगार और वीर के पद्माकर है। तो इस तरह से मेरा 9 क्वेश्चन गलत हुए और 41 सही की हूँ मैं। तो मेरा जो है क्या ही बोलूं मैं। चलिए कमेंट में बताना कि आप लोगों का आंसर कितना हुआ, और डन ऐसे कर देती हूँ। देखते हैं क्या बोलते हैं। सॉलिड प्रोग्रेस, कीप अप द गुड वर्क। और स्ट्रेंथ क्या है, फोकस क्या है? ठीक है, देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। आपकी रीतिबद्ध रीति कवियों जैसे आदि की पहचान बहुत अच्छी पकड़ है। साहित्यिक प्रवृत्तियां, रीति काल, छंदोपतन और काव्य प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। और लेकिन कवियों के जीवन परिचय, जन्म स्थान जैसे, हाँ, इससे तो तथ्यों का पुनरावलोकन करें, ग्रंथों का सूक्ष्म विवेचन और रचयिता का अलंकार। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करती हूँ मैं प्रयास, और आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। ये आशा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे ये वीडियो। ठीक है, तो ठीक है, फिर वही 10% ही मैं, हाँ, मेरे ख्याल से गलत कर रही हूँ, 10%। चलिए चलिए फ्रेंड, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, गुड बाय।